हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज मैं आपके साथ लेके आ गया हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज के यूनिट 2 का वीडियो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ह्यूमन क्या होते हैं और उनके इम्पैक्ट क्या करते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि ह्यूमन क्या है, क्या किस तरीके से ह्यूमंस ने इन्वायरमेंट को किस तरीके से वो इम्पैक्ट करते हैं, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज होती हैं, राइट। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत तरीके से होती हैं। लगभग 40,000 साल पहले ह्यूमंस इस धरती पे आए, ऐसा माना जाता है दैट दे वर बॉर्न लगभग 40,000 साल पहले। एंड तब से ही हम कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। इट इज आइदर द डिस्कवरी ऑफ फायर और इट इज आइदर द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, वाटर, कुछ भी हम कर रहे हैं। तब से हम कुछ ना कुछ इंटरेक्ट ही कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, राइट। तो कुछ ना कुछ हमारा इंटरेक्शन चल रहा है। अब कौन से मेजर 4 इंटरेक्शन हुए, वो ये थे। कौन सा भैया? सबसे पहले हमारा क्या होता है? फूड। फूड सबसे पहले हमारा इंटरेक्शन हुआ। भैया हमने खाना ढूंढा, है ना। जब हम मतलब ऐसे में अगर पुराने मिडिवल एज में और उससे भी स्टोन एज में जाऊं, तो तब लोग करते थे, हंटिंग करते थे, राइट। एनिमल्स की जो बेरीज होती थी, वाइल्ड बेरीज होती थी, उन्हें कंज्यूम करते थे। तो फूड सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट से लेना शुरू किया। आज भी हम जो हमारा मेजोरिटी फूड है वो भी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, राइट। हम वीट पे डिपेंडेंट हैं, हम राइस पे डिपेंडेंट हैं, राइट। तो ये चीज है। फिर शेल्टर। शेल्टर कैसे भैया? देखो, इन्वायरमेंट खाली पेड़ पौधे नहीं होते। हमारा जो घर बना हुआ है, जो ब्रिक्स बनी हुई है, ब्रिक्स आपको पता होगा किससे बनती है? रेड सॉइल से बनती है, राइट। तो रेड सॉइल क्या है? एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर मैं बात करूं आपके कंक्रीट की, तो इट इज मेड आउट ऑफ सीमेंट, राइट। तो सीमेंट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, राइट। पत्थर होते हैं सीमेंट के, उनको क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, फिर सीमेंट बनता है, राइट। कोल, हम वी आर यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो शेल्टर क्या है कि भाई ये जो घर है, छत है जिसमें मैं अभी कर रहा हूँ काम, जिस भी रूम में बैठा हूँ मैं, है ना, ये जमीन है मेरे नीचे। तो ये सब चीजें क्या है? ये शेल्टर ही तो है। और ये कहाँ से आया? एनवायरमेंट से आया। हमने पत्थरों को क्रश किया, उनसे सीमेंट बनाई, घर बनाया, राइट। हमने ब्रिक्स बनाई रेड सॉइल से, ठीक है। वाटर का यूज किया, शेल्टर के लिए यूज किया हमने। फिर हमने यूज किया इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है भैया? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इन्वायरमेंट से माइनिंग के जरिए, ठीक है। माइनिंग करी हमने, माइनिंग करेंगे जब लार्ज स्केल पे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। हमने पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, राइट। इस तरीके से। फिर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि सोशल सिक्योरिटी ये होता है कि हमेशा से हम अच्छा जीवन जीना चाहते थे। इंसान हमेशा से धरती पर जब से आए हैं तब से एक अच्छा और लंबा जीवन जीना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू लिव लॉन्गर, राइट। एवरीबडी वांट्स टू लिव लॉन्गर, कि भाई हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा दिन इस धरती पे बिताएं। तो हमेशा से हमने कोशिश करी है कि जितने दिन हम इस धरती पे हैं उतने दिन हम बहुत ही अच्छे से गुजारें। तो ये सोशल सिक्योरिटी यही है कि हमने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर करके हमने अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करी है, किसी न किसी तरीके से। चाहे वो फ्लाईओवर बनाना हो, है ना। अब फ्लाईओवर बना रहे तो ट्रीज कट होते हैं, तो इन्वायरमेंट के साथ तो हमारा इंटरेक्शन है ही ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना। तो या इस तरीके से। या आपका फूड को लेके अगर मैं बात करूं, तो सोशल सिक्योरिटी आपकी फूड में नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे अभी भी देश हैं जहाँ पर लोग भूखे सो रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर रात भूखे सो जाते हैं, उनको खाना ही नहीं मिलता पूरे दिन, राइट। तो ये चीज हो रही है, दे आर प्रिवेलिंग इन द कंट्रीज। तो इसलिए ये ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ से भी हमारी निकलती जो इन्वायरमेंट पे है। सीधा मुद्दे पर आता हूँ भैया, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि अफेक्ट करती है हमारे, क्या करती है इन्वायरमेंट को, कि क्या इफेक्ट होता है हमारे ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के ऊपर अलग अलग एक्टिविटीज से। सबसे पहला, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। भैया एग्रीकल्चर करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। नहीं होता है मेरे भाई। कैसे होता है? सबसे पहले दो तरीके की एग्रीकल्चर होती है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक होती है हमारी ट्रेडिशनल वन, ठीक है। ट्रेडिशनल कैसे होती है भैया? विदाउट एनी मशीन्स, हाथ से सारा काम होता है, हाथ से सब चीजें होती हैं वो।
दूसरा होता है मॉडर्न, जिसके अंदर हम मशीन्स का यूज करते हैं, हाई क्वालिटी सीड्स का यूज करते हैं, ये सब चीजें, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ट्रेडिशनल वाले में सबसे पहले होता है डिफॉरेस्टेशन। क्यों भैया, जो लोग ट्रेडिशनली कल्टीवेट करते हैं जो क्रॉप्स को, वो स्लैश एंड बर्न उस पर चलते हैं प्रिंसिपल पे। मतलब एक जंगल पकड़ेंगे कोई सा, सपोजिटली एरिया है, इसके अंदर जंगल है बहुत सारे, ठीक है, जंगल है, तो इसमें क्या करते हैं ना, वो लोग आग लगा देते हैं, लिटरली फायर से पूरा ही जंगल जला देंगे, ठीक है, पूरा ये जो कह सकते हैं, आग लगा के एकदम पूरा इसको खत्म कर देते हैं, और फिर इस पे क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है, सबसे पहले होता है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आपके जंगल में पेड़ खत्म हो गए। दूसरा होता है सॉइल इरोजन, क्योंकि जब आप पेड़ को जलाते हो तो उसकी रूट्स भी जलती हैं, जब उसकी रूट्स जलती हैं तो वो मिट्टी में अंदर जलती हैं, जब वो अंदर जलती हैं तो क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल में वो भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो सॉइल का इरोजन होता है। फिर जब हमारा जो पेड़ जब जल जाता है या कट जाता है, हट जाता है अपनी जगह से, तो इन दैट के सॉइल इरोड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विंड वगैरह फिर उसको, जो पेड़ ने बांध के रखी हुई थी सॉइल, वो अब विंड्स वगैरह और अदर फोर्सेस उसको अपने साथ ले जाती है, तो सॉइल का, टॉप सॉइल का इरोजन होता है। तीसरा होता है डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैंने बताया कि जब आपकी रूट्स को बर्न किया जाता है तो उस टाइम पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो भी उसके साथ बर्न हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। फिर आते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर पे। क्या होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर, यहाँ पे हाई क्वालिटी सीड यूज होते हैं, यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, आपकी मशीन्स यूज होती हैं, वो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। सबसे पहले HYV सीड। HYV सीड से क्या होता है भैया, HYV सीड से सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो हाई यील्डिंग होता है, ठीक है, HYV की जिसको नहीं पता, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को हम HYV बोलते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वहीं पे, HYV is equal to high yielding variety, और आगे हम सीड तो लगा ही देते हैं, तो ऑफ सीड या हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये HYV सीड से होता क्या है कि भाई इससे ना, अगर आप मैं एक बीज बो रहा हूँ तो एक बीज में से एक पौधा नहीं निकलेगा जैसा नेचुरली होता है, एक बीज में से हमारे कई सारे पौधे निकलेंगे। इससे होता ये है कि एक तो प्रेशर पड़ता है लैंड पे बहुत ज्यादा, क्योंकि जहाँ पे उसकी कैपेसिटी होगी 1000 प्लांट्स की, अगर मान लो एक सीड से 2 प्लांट निकलते हैं तो इन दैट केस वो 2000 हो जाएगा, तो एक्सेस पड़ेगा, जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा लैंड पे, न्यूट्रिएंट्स कम पड़ेंगे। दूसरा, अगर क्रॉप के ऊपर किसी भी पेस्ट का अटैक होता है, ठीक है, किसी भी पेस्ट का अगर अटैक होता है, सपोजिटली मैं मान लूँ अगर कोई पेस्ट है, तो होता क्या है कि वो एक साथ अटैक करेगा और पूरा खत्म कर देगा वो खेत को, क्योंकि सब में एक ही सीड लगा हुआ है तो सब खत्म कर देगा। दूसरा, अगर कोई डिजीज फैलती है, प्लांट्स के अंदर भी डिजीजेज होती हैं, अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज फैलती है वो भी बहुत तेजी से फैलती है HYV सीड्स में, क्योंकि हर सीड एक जैसा ही है, और ये क्योंकि लैब ग्रोन होता है, एक तरीके से हाइब्रिड बीज बोलते हैं हम इसको, मतलब ऐसा होता है कि इट इज नॉट नेचुरली अकरिंग, हम इसको बनाते हैं खुद से, राइट। तो इसमें होता क्या है कि सब एक जैसे सीड होते हैं, तो क्या होता है, बहुत तेजी से डिजीज फैलती है और पूरी क्रॉप खत्म कर देती है, ठीक है, ये होता है, तो इससे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं सॉइल के ऊपर खासकर, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे पहले होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। देखो दो तरीके न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के अंदर, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो के अंदर NPK होता है, ठीक है, मैक्रो का अगर मैं आपको बताऊं, NPK भैया ये क्या होता है, N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रेट सॉरी, नाइट्रेट, P फॉर पोटेशियम एंड K फॉर phosphorus, P for phosphorus and K for potassium, ठीक है। N से नाइट्रेट होता है, ऐसे नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ध्यान नहीं, मेरे को कोई नहीं, एग्जाम में इतना आपसे कोई डीप नहीं पूछेगा, 30 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, इतना कोई नहीं पूछेगा, बताओ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इतना नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। अभी आप ये समझिए, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम मात्रा में लगते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं। अब जो हमारा
फार्मर्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बहुत भर भर के डालते हैं सॉइल के अंदर, फर्टिलाइजर भर देते हैं एनपीके का। एनपीके क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का पूरा एकदम ना, पूरा एकदम डाल, बहुत सारा डाल देते हैं। इससे होता क्या है, बहुत जल्दी से क्रॉप ग्रो होती है। जब क्रॉप बहुत जल्दी से ग्रो होती है, अब वो तो बहुत मजा आता है किसान को कि अरे भाई साहब मजा आ गया, ये तो इतनी सारी क्रॉप हो गई इतने से फर्टिलाइजर में। बट चक्कर ये होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर घट जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत तरीके के होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो घट जाते हैं, ठीक है। और वो अगर घटते हैं तो उससे होता क्या है कि अल्टीमेटली सॉइल खराब हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी नीचे गिरती है, ठीक है। नाइट्रेट पोल्यूशन, नाइट्रेट पोल्यूशन क्या होता है कि जो नाइट्रेट होता है हमारे सॉइल के अंदर वो बढ़ जाता है। और वो बढ़ के जब जब फार्मर आपका बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालता है ना, नाइट्रेट वाला जब फर्टिलाइजर जाता है तो वो सॉइल के थ्रू सीप होता होता ग्राउंड वाटर में चला जाता है और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देता है। इसको हम फिर, ये जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर भी डिजीज ये कई बार हो जाती है, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन कुछ नहीं है, हम जब अब यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो रहा था ना, यूट्रोफिकेशन में कुछ नहीं होता, एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कि आपने कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उठाया, चाहे नाइट्रोएट हो चाहे वो फॉस्फोरस हो, और आपने उसको एक्सेस में डाल दिया जस्ट फॉर ग्रोइंग योर क्रॉप, तो उस केस में फिर ये यूट्रोफिकेशन हो जाता है क्रॉप के अंदर और सॉइल अल्टीमेटली खराब होती है इससे, ठीक है। आगे भी इसके हैं और मैं फटाफट से बोर्ड रेस करता हूँ और लेके आता हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे, जैसा कि बोर्ड में रेस करके आ गए हो। तो अब हम मॉडर्न एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, अब उसके अंदर हम आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। हमने 2 पॉइंट्स कर लिए थे, अब ये तीसरा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तीसरा क्या है, क्या कह रहा है हमसे तीसरा पॉइंट, पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं कि जैसे सबसे पहले हमारा क्रिएटिंग रेजिस्टेंस इन पेस्ट एंड क्रिएटिंग न्यू पेस्ट, मतलब कि जब हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं अपनी सॉइल के अंदर हमारे क्रॉप्स के ऊपर, तो जो हमारे पेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे उस पेस्टिसाइड से इम्यून हो जाते हैं, मतलब कि उनको असर होना बंद हो जाता है, राइट। जिस तरीके से हमें हम जैसे अभी हमें कोल्ड होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक जब हमें कोल्ड के हम कांटेक्ट में आते रहेंगे तो एक टाइम के बाद हमें इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी और हम उस कोल्ड के अगेंस्ट इम्यून हो जाएंगे, राइट। तो ये उसी तरीके से काम करता है कि जो इम्यूनिटी होती है पेस्ट की वो बढ़ जाती है, ठीक है, बार बार उसी पर्टिकुलर पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आने से, जिसकी वजह से फिर वो नए पेस्ट की तरह बन जाते हैं जिनको मारने के लिए हमें नया पेस्टिसाइड लगेगा और स्ट्रॉन्ग वाला लगेगा। अब इससे 2 चीजें होती है, एक तो नया पेस्ट जन्म ले लेता है, दूसरा हमें स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा उन्हें मारने के लिए, तो उससे और सॉइल और हमारी क्रॉप खराब होती है, ठीक है। फिर सेकंड है डेथ ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जैसे आंट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं हमारी सॉइल में जो हेल्प करते हैं क्रॉप को ग्रो होने में, या जो अनवांटेड पेस्टिसाइड्स हैं उन्हें मारने में, है ना, पेस्ट हैं, सॉरी पेस्टिसाइड नहीं, जो अनवांटेड पेस्ट हैं उन्हें मारने में वर्म्स होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, राइट। बट जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं हम अपनी क्रॉप्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो उससे क्या होता है, जो हमारे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म जैसे वही वर्म्स वगैरह, उनकी भी डेथ हो जाती है, जिससे कि फर्टिलिटी सॉइल की गिरने लग जाती है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, देखिए इसमें क्या होता है, जो पेस्टिसाइड होते हैं ना हमारे, वो जर्नली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जब हम कॉन्टिन्यूसली डालते रहते तो उनकी जो एक क्वांटिटी है वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो उससे होता क्या है कि वो डिसॉल्व नहीं होते इजिली हमारे वाटर में या सॉइल में, जिससे कि वो क्या होता है, जो एक पोल्यूशन है वो इंक्रीज करते हैं वाटर में भी, अगर वाटर में सीप इन कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर में या सॉइल के अंदर, ठीक है। फिर फोर्थ प्रॉब्लम होती है हमारी वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग जनरली तब होती है जब हमारा जो फार्मर होता है वो ओवर वाटरिंग कर देता है प्लांट्स की। तो जब हमारी क्रॉप होती है जो क्रॉप होती है उसके अंदर जब हम ज्यादा पानी दे देते हैं, तो उससे होता है कि सॉइल के अंदर ज्यादा पानी चला जाता है, जिससे कि जो सॉइल के मिनरल्स हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं और सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है। सैलिनिटी प्रॉब्लम, सैलिनिटी मींस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन द इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर जो सॉल्ट होता है वो कम हो जाता है जब पेस्टिसाइड की यूज की वजह से, हो सकता है कोई और वजह हो, वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, उससे सैलिनिटी जो होती है वो कम हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करती है।
आगे चलता हूँ। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया था इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम समझेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ हाउसिंग हमारा किस तरीके से इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। तो इफेक्ट्स ऑफ हाउसिंग, सबसे पहला प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग इन यूज ऑफ मटेरियल। मटेरियल जैसे भैया सीमेंट होता है, ठीक है, सीमेंट हो गया, और भी जितने भी मटेरियल यूज होते हैं, बालू बोलता हूँ मैं तो, रेता होता है, राइट, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। तो सबसे पहला है हमारा एनर्जी कंजम्पशन। जब भी हम माइनिंग वगैरह करते हैं सीमेंट वगैरह की, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। फिर लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल, जहां पे भी हमारी माइनिंग होती है, तो माइनिंग के प्रोसेस में आपने देखा होगा कि कभी ऐसा नहीं होता कि किसी ने गड्ढा खोद के और डायरेक्टली ऐसे ऐसे कर रहे, नहीं। क्या होता है, एक पूरा ना ऐसे बनाया जाता है फनल टाइप सा, कि जैसे ये लैंड है पूरा, ठीक है, ये लैंड है, तो इसमें फनल बनाया जाता है कि यहाँ से डिग करना शुरू करते हैं, और डिग 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 ऐसे करते 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 पूरा एक फनल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये फनल की तरह एकदम ऐसे रोड्स आती हैं, आपने देखा होगा, अगर आप जाके देख सकते हैं गूगल पे, कि इस तरीके से एक स्पाइरल फॉर्म में नीचे 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 आते जाते। तो इससे होता है क्या, जो टॉप फर्टाइल सॉइल होती है हमारी, वो पूरी तरीके से हट जाती है। और जाहिर सी बात है, जब हम उनको करेंगे, जब हम माइनिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम उसकी वेजिटेशन को हटा देंगे, वहां से जो भी हमारे पेड़ पौधे उग रहे होंगे उनको हटाना पड़ेगा। जब उनको हटाते हैं तो डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो होता ही होता है, बट क्योंकि वहां से रूट्स वगैरह हट जाती है, तो जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो भी इरोड होना शुरू हो जाती है विंड और अदर मीन्स के साथ, जिससे कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है टॉप फर्टाइल सॉइल का। सॉइल इरोजन भी मैं इसको बोल सकता हूँ। फिर जैसे मैंने बताया, माइनिंग से क्या होता है, वहां की वेजिटेशन हमें हटानी पड़ती है, जिससे कि क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वहां की, वो खराब हो जाती है, वहां से वो नष्ट हो जाती है। फिर गैसियस इमिशन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। जब हम माइनिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है, बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो होती होती है, क्योंकि डस्ट से जाती है इन्वायरमेंट में, वो एयर पोल्यूशन करती है। एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ट्रैप रहती है एयर, गर्म हवा ट्रैप रहती है नीचे इन्वायरमेंट में, फिर वो उसकी वजह से क्लाइमेट हमारा गर्म हो जाता है। तो वो सब चीजें, मतलब एक थोड़ा मैं ज्योग्राफी और साइंस वगैरह को मिलाऊं, वो सब चीजें इतना डीप नहीं जा रहा मैं, बट हाँ, इस तरीके से वो रहती है। गैसेस इमिशन और किस तरीके से हो सकता है, जब हमारी मशीन यूज हो रही है जो माइनिंग में, तो वहां पर भी धुआं निकल रहा है ना उन मशीनों से, आइदर दे रन ऑन पेट्रोल और डीजल, राइट। तो उनसे भी इमिशन कुछ ना कुछ हमारा होता ही है, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर टॉक्सिक इमिशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स। जैसे मैंने बताया कि डस्ट डस्ट बहुत उड़ती है जब हम माइनिंग का प्रोसेस करते हैं, तो जो भी एरिया होता है उस एरिया में बहुत ज्यादा टॉक्सिक इमिशन होता है, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग रह रहे हैं, जहाँ पे माइनिंग हो रही है और उसके थोड़ा ज्यादा रेडियस में अगर कोई लोग रह रहे हैं, तो उनको हेल्थ इफेक्ट भी आ सकते हैं, जिसकी जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली उन्हें हो सकती है, ठीक है। अब करते हैं बोर्ड रब और आगे चलते हैं इफेक्ट ऑफ हाउसिंग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वापस आ गया हूँ बोर्ड के साथ। अब हम देख रहे हैं हमारा दूसरा जो इम्प्लीकेशन है, दूसरे इम्प्लीकेशन पे आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ हाउसिंग बी। क्या है मेजर इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन, क्या क्या होती है हमारी। सबसे पहले एनर्जी कंजम्पशन है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग, कि जब भी हम घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन यूज होती हैं वाइट वॉशिंग के लिए, है ना, लेंटर वगैरह डालते हैं हम, है ना, फ्लोर वगैरह डालते हैं, फ्लोरिंग वगैरह, तो उसमें बहुत सारी मशीन यूज होती है। फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है ना, जो हमारा मटीरियल है, बिल्डिंग मटीरियल जैसे सीमेंट वगैरह, उसको लाना ले जाने के लिए, तो वो सब चीजों में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। फिर रिसोर्स डिप्लीट होते हैं हमारे, अगर हम सीमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सीमेंट को यूज कर रहे हैं बनाने में, तो सीमेंट हमारी डिप्लीट हो रही है। अगर हम कोई और यूज कर रहे हैं मटेरियल, कंक्रीट वगैरह, तो उसमें भी हमारा जो रिसोर्स है वो डिप्लीट हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, घट रहा होता है। फिर पोल्यूशन एस्पेक्ट्स तो हमारे हैं ही। जब आपने देखा होगा कि आपके आसपास अगर कोई घर बन रहा हो या टूट के बन रहा हो खासकर, तो उस केस में बहुत ज्यादा जो आपके आसपास की जगह होती है वहां पे धूल बहुत उड़ रही होती है, डस्ट बहुत हो जाती है, राइट। घर भर आप बंद ही रखते हो उतने दिन जितने दिन वो घर बन रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर घर खुला छोड़ा आपने, जैसे होता है ना, तो थोड़ा भी विंडो वगैरह अगर कुछ आपने खुला छोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा आपके घर में डस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है उस एरिया में भी खासकर, और वैसे भी अगर कलेक्टिवली देखे तो इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करता है। फिर आते हैं हमारी दूसरी चीज पे, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस के अंदर ही माइनिंग में। माइनिंग का मैंने इकट्ठे 6 के 6 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ताकि इजी है आपको। और शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, हर चीज शॉर्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आप यही देखना चाहोगे, ठीक है। आपको वो नहीं चाहिए कि मैं बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखूं, ना मैं रिकमेंड करता हूँ पैराग्राफ लिखना। आपको पॉइंट पता होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीज,
और फिर आप अपने आप से भी लिख सकते हो, राइट। रट्टा मारने को मैं सिर्फ 11th-12th में ही बोलता हूँ, क्योंकि वहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर मार्क्स उसी बेसिस पे मिलते हैं जिसके आंसर आपने कितना एक्यूरेटली लिखा है और कितना एनसीईआरटी के लैंग्वेज से सिमिलर है। बट यहाँ पर बीकॉम में आपके आंसर पढ़े जाते हैं, ठीक है, और ऐसा कोई बुक पर्टिकुलरली नहीं होती जैसे हमारी 11th-12th में एनसीईआरटी होती है, बट बीकॉम में ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक या पब्लिकेशन नहीं होती कि जिससे रेफर करते हैं, राइट। आंसर की ड्यू से बन के आती है और वहीं से पेपर चेक होते हैं। तो इसलिए आपको बस ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, अंदर का आप समझ भी लेंगे अगर मेरी बातों से, तो आप खुद भी बना के इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, सबसे पहले इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, मैंने जैसे बताया कि अगर हम माइनिंग करते हैं तो वहां से सारी वेजिटेशन हटानी पड़ती है हमें, तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे। डिवेजिटेशन एक ही बात है, बस थोड़ा अलग डिफरेंस। डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ उखाड़ देते हैं, डिवेजिटेशन में हम जो होता है सब उखाड़ देते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जैसे मैंने बताया कि भाई जब वहां पे प्लांट्स ही नहीं होंगे, यहाँ पे वो ट्रीज ही नहीं होंगे, तो वहां पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, है ना, तो वो वहां से चले जाएंगे। तो हो सकता है कुछ मर भी जाए उस प्रोसेस में, हो सकता है कुछ भूख से मर जाए, कोई किसी रीजन से, मतलब वहां पे वो ऐसा है कि लॉस तो हो ही जाता है वहां से, और फोना का तो हो ही रहा है, फ्लोरा का तो हो ही रहा है, बट फोना का भी हो ही जाता है कहीं ना कहीं। फिर इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है इकोसिस्टम वहां का। फिर फिजिकल इम्पैक्ट्स पे अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले लैंड सब्सिडेंस, लैंड खराब हो जाती है पूरी तरीके से, लैंड के गड्ढे हो जाते हैं लैंड में और बहुत ही धूल उड़ती है। अगर आप जाएंगे कोई भी गूगल पे आप डाल सकते हैं माइनिंग साइट इन दिल्ली, इन दिल्ली नहीं, माइनिंग साइट इन इंडिया, कोई भी आप साइट देखेंगे तो वहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि ये चीजें हो रही है, ठीक है। लैंड सब्सिडेंस हो रहा है वहां पे, लैंड की क्वालिटी गिर रही है मतलब। फिर अंडरग्राउंड फायर का रहता है डर। अंडरग्राउंड फायर कैसे लगती है कि जैसे मान लो कोई मशीन आपके अंडरग्राउंड चल रही है, ठीक है, इट इज ड्रिलिंग, और ड्रिल करते करते बिकॉज ऑफ हीट और एनी अदर इशू उसमें आग लग जाती है, तो पूरे अंदर नीचे टनल टाइप सिस्टम में पूरा फायर हो जाएगा, पूरी आग लग जाएगी, तो वो एक खतरा रहता है। फिर सॉइल इरोड तो होती है, उसमें तो कोई हमारा शक है ही नहीं। फिर हम देखते हैं पॉजिटिव सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये सोशल प्लस इकोनॉमिक कौन से इम्पैक्ट्स हैं पॉजिटिव वाले जो अच्छे हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी लोग माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है। फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, भाई अगर माइनिंग नहीं होगी, अगर हमें कोल नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, अगर हमें सीमेंट नहीं मिलेगी तो हम घर कैसे बनाएंगे, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। फिर इकोनॉमिक गेन्स होते हैं, भाई जो लोग सीमेंट का बिजनेस करते हैं उन्हें फायदा होता है, जो माइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, उनको फायदा होता है, जो इस सीमेंट को यूज करके बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनको फायदा होता है इकोनॉमिकली। तो ये सब हमें फायदा होता है। नेगेटिव क्या है, इंक्रोचमेंट एंड इवैक्यूएशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो पर्टिकुलर मिनरल है या पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल है वो एक पर्टिकुलर गांव के नीचे मिला। सपोजिटली मैं बात करूं अगर गोल्ड की, तो गोल्ड की माइनिंग होती है, मुझे पता चला कि एक XYZ गांव है और उसके नीचे गोल्ड है बहुत सारा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे उस गांव को वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे आप कई बार देखते भी हैं कि ये माइनिंग से थोड़ा हटके बता रहा हूँ मैं, कि डैम्स वगैरह जहाँ बनानी होती है तो वहां पर भी गांव को हमें शिफ्ट करना पड़ता है आसपास के, ताकि उनमें पानी न भर जाए। उन गाँव में और उन घरों में एक फ्लड का आसार रहता है, इसलिए रिस्क रहता है, तो उन्हें हटाना पड़ता है वहां से। सिमिलरली जब हम माइनिंग करते हैं तब भी हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर अब जैसे हमें पता चल गया कि इस XYZ गांव के नीचे गोल्ड है, ठीक है, ये गांव है हमारा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे घर बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे घर बने हुए हैं हमारे, और हमें पता चल गया कि इसके नीचे पूरा गोल्ड है, ठीक है। तो अब ये घरों को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से फैमिलीज को हटाना पड़ेगा, राइट। तो जब हम इन फैमिलीज को हटाएंगे हम, तो इवैक्यूएट करना पड़ेगा, उन्हें वहां से खाली करना पड़ेगा। अब जब खाली करेंगे तो उन्हें कहीं हमें दोबारा, भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको कहीं, और उनको उन लोगों को, उन गाँव वासियों को कहीं पे और जगह दे रहने की। तो फिर आती है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इश्यूज, कि भाई वो लोग काम कर रहे थे, कई फार्मर्स होंगे उस गांव में, है ना, तो उनकी तो जमीन ही चली गई, जो फर्टाइल सॉइल थी या जो भी वहां पे वो काम करते थे वो चला गया उनका। हो सकता है किसी की कैटल्स हो, वो कैटल्स मान लो मर जाए उस इवैक्यूएशन सीरीज में, है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन करने में भी मुश्किल आती है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करूं मैं अगर, कि भाई ऑक्यूपेशनली कैसे आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है इन माइनिंग,
तो सबसे पहले जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है हार्मफुल केमिकल्स को। जरूरी नहीं है केमिकल हो, आपकी डस्ट वगैरह को भी रहता है, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है माइनिंग की जिनमें केमिकल का भी यूज होता है, तो वहां पर केमिकल का एक्सपोजर रहता है, ठीक है। माइनिंग में अगर मैं बेसिकली सीमेंट की बात करूं तो डस्ट का बहुत ज्यादा रहता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस इजीली कैच होती है। फिर एक्सीडेंट का डर तो पूरे टाइम है ही, हम आए दिन सुनते भी रहते हैं न्यूज में कि हाँ भाई कोल की उसमें अनफॉर्चुनेटली इतने लोगों की डेथ हो गई, वो गिर गया। अभी पीछे एक बहुत बड़ा केस हुआ था लास्ट ईयर, जब एक टनल की उसमें हो गया था, कुछ वर्कर्स फंस गए थे, ठीक है। वो माइनिंग नहीं थी बट इट इज काइंड ऑफ ड्रिलिंग अ टनल ओनली, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स होना बहुत आम बात है माइनिंग इंडस्ट्री में। फिर अगर मैं बात करूं पोल्यूशन की, एयर पल्यूट होती है डस्ट से, वाटर पल्यूट होता है जब वो डस्ट वाटर में आके गिरती है तो वो वाटर पूरा पल्यूट हो जाता है, या जो केमिकल्स अगर वो इंडस्ट्री रिलीज कर रही है वाटर में तो वाटर पल्यूट हो जाएगा। सॉइल तो हो ही रही है पल्यूट, खैर खत्म ही हो जाती है उतनी जगह की फर्टाइल सॉइल तो। और नॉइस, जब मशीन्स चलेंगी, मशीन्स काम करेंगी तो नॉइस पोल्यूशन तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा, ठीक है। अब फटाफट से रेस करता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपके। अभी इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग हमारा हो गया, अब दो इफेक्ट और बचे हैं, उसको फटाफट हम करते हैं। फटाफट से बोर्ड इरेज करता हूँ और आपके पास आता हूँ। आप देख सकते हैं मैं वापस आ गया। अब देखिए हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या इफेक्ट होते हैं कि सबसे पहले जो भी उनका वेस्ट होता है वो कई बार वाटर में अनट्रीटेड भी डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वाटर पोल्यूशन होता है भैया। उसमें से धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन होता है। अब भैया एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन होगा तो एसिड रेन तो होगी होगी, क्योंकि जो एयर है वो ऊपर जाएगी, वो सब एक प्रोसेस होता है एसिड रेन का पूरा। ओजोन लेयर डिप्लीट होती है CO2 और ग्रीन गैसेस के इमिशन से, राइट। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर, तो लॉस ऑफ टॉप साइड होता है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से मतलब है रोड बनाना भी, और प्लस हमारा उसको जो भी व्हीकल हम रन कर रहे हैं उसका भी। लॉस ऑफ टॉप सॉइल, जब भी हम रोड बनाएंगे टॉप सॉइल हटेगी हटेगी, जाहिर सी बात है। जब भी हम पहाड़ों वगैरह पे बनाते हैं हमारी रोड्स, तो वहां पर लैंड, क्योंकि जो जो थोड़ी होती है ना ऐसे, जो हमारी जो सॉइल होती है जो कि ज्यादा रिजिड नहीं होती है, ज्यादा ठोस नहीं होती ना, वो क्या होता है वो गिर जाती है। तो इससे होता क्या है रोड बनाने से कि लैंडस्लाइड की जो अकरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप देखेंगे अगर गर्मी उसमें मानसून के सीजन में हमारे पास बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है लैंडस्लाइड की, क्योंकि जब हम रोड्स को एक तरीके से कट करते हैं हम हिल्स में से, है ना, पहाड़ों में हम जब कट करके निकालते हैं तो कई जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है। सॉइल जब लूज होती है तो उसकी जो गिरने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लैंडस्लाइड की अकरेंस भी इंक्रीज हो जाती है। फिर ऑटोमोबाइल से एयर पोल्यूशन होता है, हमें पता ही है। नॉइस पोल्यूशन होता है, कई लोग बिना बात के हॉर्न बजाते हैं, या वैसे भी कई व्हीकल आपका शोर करते हैं जैसे ट्रैक्टर। फिर एयरक्राफ्ट, जो आपके एयरक्राफ्ट एयरप्लेन्स होते हैं वो कई बार ऐसा फ्यूल यूज करते हैं जो कि क्या इमिट करता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को इमिट करता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। फिर हमारा जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाता है, ठीक है। तो ये था इस पूरी वीडियो के लिए, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स ही कवर करूंगा इसके अंदर, तो अगला मुझे लगेगा यूनिट 3 इंपॉर्टेंट है तो मैं उसका वीडियो लाऊंगा, नहीं तो मैं यूनिट 4 या 5 पे सीधा चला जाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।